लोगों का मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन और कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनो और डाइसेक्राइड हमने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। उसके अलावा जो पॉलीसेक्राइड है वो हमारा रह गया था, तो वो आज देख लेते हैं। उसके अलावा दूसरे कई सारे टॉपिक जो है इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। तो आपसे फिर से कहना चाहूँगी, ये जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से देखिए और देखते समय साथ में आप अपने एक रजिस्टर और पेन जरूर रखिए, ताकि जो इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हों उसको आप नोट डाउन करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H10 और O5। इसका मतलब है पॉलीसेक्राइड में कार्बन के 6 अणु होंगे, हाइड्रोजन के 10 अणु होंगे और ऑक्सीजन के 5 अणु होंगे। तो पॉलीसेक्राइड कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड 6 कार्बन के अणुओं, हाइड्रोजन के 10 अणुओं और ऑक्सीजन के 5 अणुओं से मिलकर बना है। पॉलीसेक्राइड अनेक अणुओं द्वारा, सरल अणुओं द्वारा निर्माण हुआ है। मैंने ये आपको उस पिछली वीडियो में बताया था कि मोनोसेक्राइड का एक सरल अणु के द्वारा, डाइसेक्राइड का 2 अणुओं के द्वारा और पॉलीसेक्राइड का कई सारे सरल अणुओं के द्वारा निर्माण हुआ है। पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील। तो पॉलीसेक्राइड के कुछ क्लासिफिकेशन और हैं, वो देख लेते हैं। स्टार्च की प्राप्ति के साधन देख लेते हैं। पहला है गेहूं, चावल, मक्का, रागी। गेहूं, चावल, मक्का, रागी जो है उसमें जो स्टार्च है 70 से 80%, 85% तक होगा। और सब्जियों में 20 to 35% जो है स्टार्च होगा। इसके अलावा सूखे फल, सूखे जो बीज हैं जैसे कि मटर, सेम, ग्वार फली, इनमें जो है स्टार्च 40% पाया जाएगा। स्टार्च जो है ठंडे पानी में अघुलनशील होता है। स्टार्च पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और फूलने के कारण जो है उसकी दीवारें फट जाती हैं और दीवारें फटने के कारण उसका कोलाइडल खोल जो है वो बाहर आता है। और ये जो कोलाइडल खोल है ये जेली के रूप में जम जाता है। इसी वजह से स्टार्च का यूज़ जो है जेली के रूप में किया जाता है। जेली, जैम वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। स्टार्च जो है स्वादहीन होते हैं और उबले स्टार्च का पाचन सरलता से हो जाता है। अगर हम स्टार्च को उबाल कर खाते हैं, जैसे कि चावल है और आलू वगैरह है, अगर हम इन्हें उबाल के खाएंगे तो इनका पाचन शीघ्रता से होगा। निर्माण। स्टार्च का निर्माण एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को मिलाकर डायस्टिन स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइड्रोलाइसिस क्या है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वीडियो एक बार दोबारा से देख लें। स्टार्च, डायस्टिन जो है स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस से मिलता है, हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च को ताप मिलने पर भोज्य पदार्थ डायस्टिन में परिवर्तित हो जाते हैं। सही है। अगर स्टार्च को ताप प्राप्त होता है, मतलब अगर हम स्टार्च जो है जैसे कि चावल है और रोटी है, इन सबको अगर ताप के द्वारा बनाते हैं तो वो डायस्टिन में परिवर्तित हो जाता है। इसका पहला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे कि हम रोटी या चावल अगर बनाते हैं तो वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है अगर वो जो ब्राउन कलर रोटी और चावल में आता है वो डायस्टिन का रीज़न होता है। एक्चुअली वो जो डायस्टिन में चेंज हो जाता है इसी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम स्टार्च चीज़ों को लगातार चबा कर खाते हैं तो हमें वो मीठा लगता है। इसका रीज़न भी यही होता है कि इसमें स्टार्च जो है डायस्टिन में परिवर्तित हो जाता है। अनाजों में डायस्टिन की अधिकता होती है। जो अंकुरित अनाज, अगर हम अनाज को अंकुरित करके खाते हैं तो हमें डायस्टिन जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जो है स्टार्च का पाचन इन सभी प्रक्रियाओं से होकर होता है। देख लीजिए, स्टार्च जो है डायस्टिन में चेंज हो जाएगा पहले, फिर माल्टोज में होगा, माल्टेज से माल्टेज में होगा, फिर एक
क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट की जो अन्य शर्कराएं हैं उनका पाचन, उनकी बनिस्पत स्टार्च जो है उसका पाचन देरी से होता है। तो अब देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड का थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, हमें प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोजन जो है प्राणियों के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता, और यकृत के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, तो उस समय ग्लाइकोजन आसानी से टूटकर ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और मांसपेशियों में भी जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसके द्वारा जो है केवल मांसपेशियों को ही ऊर्जा प्रदान हो पाती है। ग्लूकोज की जो है 5000 से लेके 10,000 तक जो इकाइयाँ होती हैं वो मिलकर जो है ग्लाइकोजन का निर्माण करती है। और ग्लूकोज क्योंकि घुलनशील होता है, अगर हम ग्लूकोज को स्टोर करना चाहें तो शरीर में तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत अधिक एब्जॉर्बेशन जो उसकी अवशोषण क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ग्लूकोज जो है शरीर में स्टोर नहीं हो पाता। इसी कारण ग्लूकोज की 5000 से लेकर 10,000 इकाइयाँ मिलकर ग्लाइकोजन का निर्माण करती हैं, और वो ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एक स्वस्थ मनुष्य में ग्लाइकोजन जो है 500 से 550 तक होता है, 550 ग्राम, और मांसपेशियों में 350 ग्राम यानी 350 ग्राम जो है मांसपेशियों में होता है, और यकृत के अंदर 200 ग्राम ग्लाइकोजन पाया। देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड का फोर्थ क्लासिफिकेशन सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है जल में अघुलनशील होता है, और यह जो है एक किसी भी पोषक तत्व के रूप में हमारे शरीर में कार्य नहीं करता है, ना हमें कोई कैलोरी प्रदान करता है, परंतु शरीर की जो हमारी आंतें हैं, हमारे जो पाचन अंग हैं, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सेल्यूलोज का मुख्य कार्य होता है इसका ये। और सेल्यूलोज जो हमारी आंतों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है, साथ ही सेल्यूलोज जो है हमारी आंतों को क्रियाशील बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके अलावा सेल्यूलोज जो है हमारे आंतों की क्रमानुकुंचन गति को भी बढ़ाने में सहायक होता है। और क्रमानुकुंचन गति का मतलब है संकुचन और प्रसारण। जब आंतों का संकुचन होता है मतलब सिकुड़ती है और प्रसार फूलती है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं को मिलाकर क्रमानुकुंचन का निर्माण हुआ है, और हमारी आंतों की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाने में जो सेल्यूलोज है वो मुख्य भूमिका अदा करता है। अब देख लेते हैं सेल्यूलोज के स्रोत। सेल्यूलोज जो है अनाज, दालों और फल तथा सब्जियों के छिलकों में पाया जाता है, और कि आटा जो है बिना चॉकर का यूज नहीं किया जाना चाहिए, चॉकर के साथ में हमें आटे का यूज करना चाहिए। सेल्यूलोज का एक महत्व तो आंतों की क्रियाशीलता को बनाए रखना है, क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाने में ये सहायक है। इसके अलावा क्योंकि जो सेल्यूलोज है उसका जो कैलोरी मूल्य 0 होता है, इसी वजह से यह मोटापे को भी कम करने में सहायक होता है। सेल्यूलोज से युक्त अगर हम पदार्थों को खाते हैं, भोज्य पदार्थों को, तो हमारा जो वजन है वो भी कम होता है। और सेल्यूलोज जो है पानी की अधिकतम मात्रा को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब ज़्यादा है, इसकी जो अवशोषण क्षमता है पानी को ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा होती है, और पानी को बहुत ज़्यादा ग्रहण करता है। इसी वजह से जो सेल्यूलोज से युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। मनुष्य के लिए एक दिन में सेल्यूलोज जो है, या रफनेस बोल सकते हैं इसको, ये जो है 8 से 15 ग्राम जो है मनुष्य के लिए एक दिन की आहार्य आवश्यकता जो है 8 से 15 ग्राम है। बाजार में भी सेल्यूलोज जो है एक उत्पाद के रूप में मिलने लगा है आजकल, और इसको बोलते हैं मिथाइल सेल्यूलोज। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये है मिथाइल सेल्यूलोज। बाजार में मिथाइल सेल्यूलोज के रूप में सेल्यूलोज आजकल मिलने लगा है। जानवरों
पाचन संभव है। जैसे कि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है, परंतु जानवर जो है उनमें जो है सेलुलोज का पाचन संभव होता है। इसी वजह से जो जानवर होते हैं, क्योंकि जानवर के शरीर जो जानवर होते हैं उनके शरीर में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं। इसी वजह से जो जानवर हैं वो सेलुलोज से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हम अगर जानवरों को, जैसे गाय वगैरह है, उनको अगर सब्जियों फलों की छिलके देते हैं तो वो भी ग्रहण कर लेते हैं, उनसे भी उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जानवरों में सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता होती है। अब जो है पॉलीसेकेराइड का फिफ्थ जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वो है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है उसमें पेंटोज, हेमीसेलुलोज में पेंटोज, हेक्सोज और यूरेनिक अम्ल होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेमीसेलुलोज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? पेंटोज, हेक्सोज और यूरेनिक। पेंटोजेस, हेक्सोजेस और यूरेनिक अम्ल जो है हेमीसेलुलोज में पाए जाते हैं। हेमीसेलुलोज के भी स्रोत वही हैं, अनाज और दालों की छिलकों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। और हेमीसेलुलोज का भी मनुष्य शरीर में पाचन नहीं होता है, परंतु जानवर जो जंतु है उनके शरीर में हेमीसेलुलोज का पाचन संभव है। अब जो पॉलीसेकेराइड है उसका लास्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वो है पेक्टिन। पेक्टिन का भी कैलोरी मूल्य 0 होता है और इसके स्रोत है पके हुए फल, जड़ वाली सब्जियां। और इसका मुख्य जो है उपयोग फल उद्योगों में किया जाता है। फल उद्योगों में चीनी और जो साइट्रिक एसिड है उसका यूज़ करके जैम जेली के रूप में पेक्टिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दवाइयों के निर्माण में भी पेक्टिन का उपयोग किया जाता है। तो आज जो है कार्बोज की क्लासिफिकेशन फिनिश हो गए हैं। हमने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है उनके वर्गीकरण देख लिए हैं। अब हम जो कार्बोज है उसके कार्य देख लेते हैं। मुख्य कार्य है वो है ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर को कार्बोज की 1 ग्राम मात्रा जो है 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। यकृत और मांसपेशियों में जो ग्लाइकोजन स्टोर रखने की क्षमता है वो है 150 to 200 ग्राम। मतलब हमारा जो यकृत और मांसपेशियां हैं उसके अंदर 150 से 200 ग्राम तक ग्लाइकोजन रखने की क्षमता होती है। अगर हमारे ब्लड में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ब्लड में जो स्टोर रखने की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज का निर्माण होता है तो वह ग्लूकोज वसा अम्ल के रूप में चेंज हो जाता है और उसके बाद में मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और अब दूसरा इसका कार्य देख लेते हैं, प्रोटीन की बचत। कार्बो जो है प्रोटीन की बचत करता है, क्योंकि अगर हम कार्बोज और वसा को ग्रहण नहीं करते हैं या वसा और कार्बोज की शरीर में अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन जो है टूटकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य जो है निर्माणात्मक कार्य है। और अगर जो कार्बोज है, अगर कार्बोज की अनुपस्थिति होगी तो हमारे शरीर की जो निर्माणात्मक क्रिया है वो रुक जाएगी और प्रोटीन जो है ऊर्जा देने का कार्य करेगा, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अगर हमें सही ढंग से ऊर्जा प्राप्त करनी है, उचित मात्रा में ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है, तो हमें कार्बोज और वसा की उपयुक्त मात्रा भोजन में लेना आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन का संश्लेषण। हमारे आंतों में विटामिन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है ये देख लेते हैं। हमारे आंतों के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि विटामिन के भरण पोषण में सहायक होते हैं और हमारी आंतों के अंदर जो लैक्टोज है जो कि अन्य शर्कराओं की अपेक्षा कम घुलनशील होता है, इस वजह से ये लैक्टोज हमारी आंतों में काफ़ी समय तक पड़ा रहता है और इस वजह से जो जीवाणु होते हैं हमारी आंतों में जो विटामिन के संश्लेषण में सहायक होते हैं उनका लैक्टोज जो है भरण पोषण करता है और इस दृष्टि से जो है कार्बोज विटामिन के संश्लेषण में भी सहायक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक।
कार्बोज जो है कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक है, क्योंकि पाचन के समय जो लैक्टोज है वो पाचन के दौरान जो लैक्टोज होता है वो कैल्शियम की अवशोषण क्षमता को बढ़ाता है। इस वजह से कैल्शियम जो है आसानी से हमारे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पाचन को स्वस्थ बनाना, कार्बोज जो है हमारे पाचन तंत्रों को स्वस्थ बनाने में भी सहायक है। और पॉलीसेक्राइड के दो रूप हैं, वो दो क्लासिफिकेशन जो है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज, ये दोनों ही रेशे के रूप में भी इन्हें कहा जा सकता है। इनके द्वारा जो है हमारे आंतों का जो परमाणु कुंचन गति है उसको एग्जीक्यूट करने में सहायक होती है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज जो हेमी सेल्यूलोज हैं दोनों, ये हमारे शरीर में आंतों के अंदर जो परमाणु कुंचन गति होती है, यानी संकुचन और प्रसारण की जो गति होती है उसे बढ़ाता है। इस वजह से हमारे शरीर में पाचन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो आसानी से शरीर द्वारा निकाल दिया जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाना। पाचन के समय हमारे शरीर में कुछ हानिकारक विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है। उनमें से एक है ग्लाइकोरोनिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, परंतु कार्बोज जो है इन ग्लाइकोरोनिक अम्ल को फिनोलिक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ मिला देता है, जिस वजह से इनकी विषाक्तता समाप्त हो जाती है। तो ये जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा जा सकता है कि पाचन के दौरान कौन सा हानिकारक अम्ल जो है उसका निर्माण होता है, और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बोज द्वारा कौन से समूह के साथ ग्लाइकोरोनिक अम्ल को मिला दिया जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा फिनोलिक हाइड्रोक्सिल। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप तो अब देख लेते हैं कार्बोज का पाचन। कार्बोज का पाचन मुंह और छोटी आंत के पक्वाशय और शिशांत्र के अंदर होता है, और जो मुंह होता है उसमें केवल पके हुए स्टार्च का ही जो है पाचन हो पाता है। हमारे मुंह के अंदर लार होती है और लार में टाइलिन एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो होता है भोजन को गैस्ट्रिन में चेंज कर देता है, परंतु भोजन जो है हमारे मुंह में थोड़े समय के लिए रहता है। इस वजह से जो भोजन होता है वह पूरी तरह से गैस्ट्रिन में चेंज नहीं हो पाता है, और उसके बाद में जो है इसोफेगस यानी ग्रास नली, हमारा गला जो होता है उसमें पहुंचता है भोजन। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, और उसके बाद में ग्रास नली यानी इसोफेगस से भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय के अंदर एचसीएल कहते हैं, और ये क्या करता है हमारा जो भोजन होता है भोजन को अम्लीय रूप में चेंज कर देता है, और इस अम्लीय प्रभाव से जो भोजन होता है उसमें से जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और भोजन जो एकदम प्योर हो जाता है। अब देख लेते हैं एचसीएल जो है, इसके अलावा एक तो एचसीएल क्या करता है भोजन को अम्लीय माध्यम में चेंज कर देता है। इस वजह से जो जीवाणु वगैरह होते हैं भोजन में वो नष्ट हो जाते हैं और भोजन प्योर हो जाता है। उसके अलावा एचसीएल जो है स्टार्च और गैस्ट्रिन पर क्रिया करके डाइसैकेराइड का निर्माण करता है। आप ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा ही टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट का है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको पढ़िए और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। तो एचसीएल जो है स्टार्च और गैस्ट्रिन जो है उसे डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। अमाशय के बाद भोजन जो है पक्वाशय में पहुंचता है, और यहाँ पर जो पक्वाशय जो होती है कोशिका भित्ति, उसके द्वारा 3 पक्वाशय के अंदर की जो भित्ति होती है कोशिका भित्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा जो है 3 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला है सेक्रिन, दूसरा पेंप्रोजाइमिन और तीसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये 3 एंजाइम जो है पक्वाशय की कोशिका भित्तियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनमें से सेक्रिन और पेंप्रोजाइमिन जो होता है उनके द्वारा रक्त परिसंचरण, ये जो सेक्रिन और पेंप्रोजाइमिन जो होते हैं वो रक्त परिसंचरण यानी
उसके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस स्रावित होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और यहाँ पर कई सारे जूस स्रावित होते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम होते हैं, जूस जो होते हैं इनमें कई सारे एंजाइम होते हैं और इन एंजाइमों की वजह से माल्टेज माल्टोज पर क्रिया करता है, सुक्रोज सुक्रेज पर क्रिया करता है और लैक्टेज लैक्टोज पर क्रिया करता है और उस वजह से मोनोसेक्राइड का निर्माण होता है। फिर से देख लेते हैं, छोटी आंत में पहुंचता है भोजन, यहाँ तक जो है भोजन किस में चेंज हो गया था, डाइसेक्राइड यानी माल्टेज में, ठीक है। अब इसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत में कई सारे जूस स्रावित होते हैं जो कि एमाइलेज, इनमें से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है और इसके द्वारा माल्टेज माल्टोज पर क्रिया करता है, सुक्रोज सुक्रेज सुक्रोज पर करता है और लैक्टेज जो है लैक्टोज पर क्रिया करता है और इस वजह से मोनोसेक्राइड का निर्माण होता है। इतना जरूरी है कि अवशोषण होता है क्या है। पचे हुए पोषक आहार नाल की भित्ति द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचाने की क्रिया, मतलब पाचन के बाद जो पचे हुए पोषक शरीर को प्राप्त होते हैं वह उन्हें आहार नाल की भित्ति द्वारा शरीर की सभी रक्त कोशिकाओं तक जो पहुंचाने की क्रिया होती है उसे अवशोषण कहा जाता है। कार्बोज का अवशोषण छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में कुछ रसांकुर होते हैं जिन्हें विली भी बोलते हैं और इन प्रत्येक जो रसांकुर होता है उसमें रक्त कोशिकाओं का एक जाल सा बना हुआ होता है और इन्हीं के द्वारा जो है अवशोषण का प्रोसेस होता है। विली के अंदर फ्रुक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज जो है उसका अवशोषण होता है और किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। लैक्टोज का जो अवशोषण है सबसे शीघ्र होता है, ग्लूकोज का लैक्टोज से कम धीमा होता है और फ्रुक्टोज का लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों से ही धीमा, जो अवशोषण का प्रोसेस होता है दोनों से ही धीमा होता है, मतलब सबसे धीमा प्रोसेस जो है अवशोषण का वो फ्रुक्टोज का होता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे धीमा या सबसे तीव्र जो अवशोषण होता है विली द्वारा वो किसका होता है, तो आप इसको लिख सके, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फ्रुक्टोज का जो है सबसे धीमा अवशोषण होता है और लैक्टोज जो है उसका सबसे शीघ्र अवशोषण होता है। ये जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, उन्हें पहले ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है और उसके बाद में हेपेटिक पोर्टल वेज द्वारा इन्हें लीवर में पहुंचाया जाता है और लीवर में आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग होता है। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन होता है उसका कुछ हिस्सा मसल्स यानी मांसपेशियों में भी स्टोर होता है। फ्रुक्टोज लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज किया जाता है और फिर उसे ब्लड में स्टोर किया जाता है और आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। हमारे शरीर में कुछ वाइटल ऑर्गन यानी जैविक अंग भी होते हैं, वो हैं तंत्रिका, कोशिका, मस्तिष्क और फेफड़े। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंगों द्वारा पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं, परंतु ये तीन जो वाइटल ऑर्गन है ये केवल कार्बोज के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये अन्य पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हें ऊर्जा के लिए ये केवल ऊर्जा के लिए कह सकते हैं कि ऊर्जा के लिए केवल कार्बोज पर ही डिपेंड होते हैं। अब देख लेते हैं नियोग्लूकोजेनेसिस, ये क्या क्रिया होती है देख लेते हैं। नियोग्लूकोजेनेसिस का मतलब है कार्बोज का टूटकर ग्लूकोज में चेंज हो जाना, मतलब कार्बोज का टूटकर अपनी सबसे सरल शर्करा, और वो शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज। कार्बोज का ग्लूकोज के रूप में टूटना जो है, सारे ही पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक डायरी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं को मिलकर बना है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है अपचय और एनाबॉलिज्म का मतलब है उपापचय। और कैटाबॉलिज्म में पदार्थों का टूटने की प्रक्रिया होती है और एनाबॉलिज्म में नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया होती है। ग्लूकोज पर कई सारे एंजाइम की क्रिया होती है, इस वजह से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और
रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जा सकता है। पायरुविक अम्ल जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। CO2 जो है रक्त परिसंचरण के दौरान हीमोग्लोबिन और CO2 को मिलाकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है और यहाँ पर फेफड़ों के जब अंदर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो उस समय CO2 को विमुक्त कर दिया जाता है। तो जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? हीमोग्लोबिन बचता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसके बाद में जो CO2 बचा है फेफड़ों में, इस CO2 को फेफड़ों में से श्वसन अंग जो है हमारे नाक और मुंह जो होते हैं उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल जो है O2 की यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में साइट्रिक अम्ल में चेंज हो जाता है, परंतु अगर ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता है, केवल पायरुविक अम्ल होता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह एक अनावश्यक अम्ल है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक अम्ल होता है। अगर ऐसा होता है तो ये लैक्टिक अम्ल जो है हमारे शरीर की मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है और इस वजह से हमें थकान महसूस होती है। O2 और लैक्टिक अम्ल जो मिलाकर CO2 H2O का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का निर्माण होता है और यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा स्टोर हो जाती है और जल तथा H2O ये जो CO2 और जल वगैरह जो होते हैं वो उत्सर्जी अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कार्बोज का इस प्रकार से जो है मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसी के साथ आज हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था आज फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो बने रहिए इसी तरह मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।